हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। देखिए 60 डेज प्लान को हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने टेक्निकल के 4 सेशन को कवर किया था और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के दो सेशन कवर हो गए थे। ठीक है, तो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो वो लोग पुरानी वीडियोज़ को नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है तो हम आगे कवर करेंगे अपने सेट 3 के क्वेश्चन जो कि 2016 के हैं, और देखेंगे क्या क्या प्रीवियस क्वेश्चंस हमारे आए थे, जिससे आपको एक आइडिया लगेगी कैसे प्रिपरेशन को लेके चलना है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। ये 2016 के सेट 2 के क्वेश्चन है। सेट 1 के मॉर्निंग और इवनिंग दोनों हमने कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप वीडियो से देख सकते हैं जो पुरानी वीडियोज़ हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। देखिए ये क्वेश्चन हमारा 2016 के मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था हमारे सेट 1 के अंदर। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है उसका इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, देखिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट, दैट उसको बोलते हैं म्यूकोसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द ऑल द सेल इन द ब्लड। ब्लड में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला सेल है वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स या न्यूरोफिल्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स हो जाता है। इसको हम आरबीसी भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। और बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, ये शेप में होती हैं, बाई कॉनकेव इन नेचर होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारा होमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, रेड होता है, और जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट के लिए हमारा यही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाले जितने भी वीडियोस हैं हमारे, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप पता लगे कि आपका कब कब में लेक्चर आ रहा है, आपको जो रिसेंट शेड्यूल है जो भी अपडेट होता है तो आपको मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज फ्रॉम द 8 रुपीज़ टू 7.5। किसी भी आर्टिकल है, किसी भी कमोडिटी है, किसी भी गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसका जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और उसकी जो क्वांटिटी देखिए, अगर पैसा की वैल्यू कम होगी, अगर आप मार्केट में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई पर्टिकुलर केक खाते हो और केक का जो प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी जो कंजप्शन होगी, वो जो डिमांड होगी वो अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। तो उसने बोला है तो क्वांटिटी ऑफ द डिमांड इज इंक्रीजिंग, और इंक्रीज कब हो रहा है, देखिए आपका Q1 हमारा क्या है, क्वांटिटी जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी थी, और जो Q2 हमारी क्या है, जो फाइनल क्वांटिटी है वो हमारी बढ़ के कितनी हो गई है, 22,500 एक्चुअली 22,000, ये आपका 2,25,000 इसकी जो यूनिट्स है वो हमारे क्या होगा, इंक्रीज हो गया क्वांटिटी। और इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड दे रखा है -2 द वैल्यू ऑफ Q1। तो हमें पूछा गया है कि भाई कोई प्राइस अगर 8 से 7.5 रुपये हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी बताओ, अगर उसके बढ़ने के बाद क्वांटिटी कितनी है, 2,25,000 यूनिट्स है। ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन हमारे 2016 में ही सेट 1 में भी मैंने डिस्कस किया था, हमारी फर्स्ट वीडियो जो जनरल अवेयरनेस की थी। तो बात करते हैं, देखिए अगर जो हमारा थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात करें, तो पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है E इक्वल टू, ये एप्सिलॉन बता रहा है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, जिसकी वैल्यू हमें -1 -2 दे रखी है। ठीक है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय इनिशियल प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड। ठीक है, तो अब देखिए अगर डेल्टा क्यू के बारे में बात करें, विच इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, और हमारे पास Q2 क्या है, हमारा फाइनल डिमांड दैट इज इक्वल टू 2,25,000, ये हमारे पास डिमांड है, इनिशियल डिमांड हमें निकालनी है। ठीक है, और बात करते हैं प्राइस की, तो P2 माइनस P1 क्या है, हमारा चेंज इन प्राइस, और प्राइस हमारा पहले 7.5 कम हो गया है, पहले हमारा 8 था, दैट मीन्स हमारा क्या है 0.5 वैल्यू क्या हुई है हमारी, आधा रुपये पे कह सकते हैं, हाफ रुपीज़ क्या है वो डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। और P1 के बारे में बात करें तो इनिशियल प्राइस है हमारा 8 रुपीज़, और इनिशियल क्वांटिटी क्या है, Q1 हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और Q2 हमें गिवन है, ये सारी वैल्यू हमारे Q2 है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल हॉपलेस नहीं होना है, आपको बस बेसिक फॉर्मूला पता होने चाहिए। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप अगर इकोनॉमिक्स के सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मैं पर्टिकुलर आपके लिए डिस्कस कर सकता हूँ कि बहुत कम टाइम में आप इकोनॉमिक्स कैसे कवर करें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, GDP क्या होता है, NNP क्या होता है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंट्री का GDP, और कैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करते हैं, कैसे बताते हैं कि कोई कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ेगा या वो उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, और भर भर के क्वेश्चन आता है, चाहे वो SSC CGL हो चाहे वो हमारा JEE एग्जाम हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला में पुट करना है, बेसिकली हमें एप्सिलॉन की वैल्यू हमें दे रखी है -2। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा Q आपका हो जाएगा 225,000 डिवाइडेड बाय डेल्टा P हो जाएगा आपका -0.5,
और ये मल्टीप्लाई बाय P1 की वैल्यू 8 हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ Q1, ठीक है। और यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी Q1। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका इजीली आंसर कैलकुलेट होगा। देखिए वो आपका निकल के आएगा 2 लाख यूनिट, ठीक है। तो डिमांड आपकी हमेशा Q1 क्या होगी, 2 लाख यूनिट होगी और वो लेस होगी। ध्यान रखना, अगर पैसे की वैल्यू कम हो रही है तो हमारा जो इनिशियल डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो कम होगा, और फाइनल डिमांड हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि ये पता है आपको, मार्केट में चीज़ सस्ती हो जाती है तो लोग सीधे भागते हैं कि भाई चीज़ सस्ती हो गई है, ले लो, अभी ले लो, बाद में क्या पता प्राइस बढ़ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत सिंपल और बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस माइनस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। देखिए एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस आईटी माइनस सब्सिडीज। तो ये क्या होता है, देखिए ये होता है हमारा नेशनल इनकम के बारे में। देखिए नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की क्या होती है, वो होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस ऑफ जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं वो सारी चीज़ें, माइनस जितनी सब्सिडीज दे रखी हैं हमारी, वो सबको जो माइनस करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो आपकी होती है नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, नेशनल इनकम ऑफ द पर्टिकुलर। अगर बात करें कोई भी हमारा जो नेशन है उसके लिए ये फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइस ऑफ द नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक बाय बायोलॉजिकल एनेजमेंट ऑफ द वाटर। देखिए अगर किसी फॉर एग्जांपल मैं लेक के बारे में बात करूं, कोई लेक में कोई पानी है, ठीक है, और उसमें मैं कुछ चीज़ें डंप कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, मान लो कुछ न्यूट्रेंट्स हैं, तो जिनकी वजह से क्या होगा, जो अगर हमारा जो लिक्विड है उसकी जो क्या होगी, न्यूट्रेंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इस इंटरनल इसमें क्या होगा, डेवलप हो जाएंगी, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। और ग्रोथ होने की वजह से हमारा जो लेयर होती है वो क्या होती है, उसके ऊपर एल्गी जम जाती है। आपने देखा होगा जो पुराने तालाब होते हैं, झीलें होती हैं, उनके ऊपर क्या होती है, एक ग्रीन कलर की परत होती है, ठीक है। जो ग्रीन कलर की जो एल्गी होती है वो हमारा एल्गम ब्लूम होती है, वो क्या होती है, जम जाएगी। और इंटरनली क्या होगा, हमारे जितने भी स्पीसीज होंगी उनकी ग्रोथ एक एक्सटेंट तक बढ़ती रहेगी, और ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्रीन कलर की लेयर जिसको हम एल्गी बोलते हैं। तो इस एनरिचमेंट को ही हमारा प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। और जो कंटिन्यूसली चीज़ बढ़ती जाती है तो जिसकी वजह से जो हमारी बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन है, हमारी डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। और एक टाइम आता है जो इंटरनल जो स्पीसीज हैं वो सारी क्या होने लगती है, मरने लगती हैं, और बस हमारा ऊपर का लेयर हमारा क्या होता है, ग्रीन कलर की एल्गी से ढक जाता है, ठीक है। और कई बार तो सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती हमारे पानी के अंदर। ये पुराने तालाब हैं, झील हैं, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जो हमारी कोई भी वाटर है उसकी एनरिचमेंट, उसके जो न्यूट्रिएंट्स एक्सेस अमाउंट ऑफ बढ़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। देखिए ओजोन क्या है, सबसे पहले ओजोन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ओजोन को हम बोलते हैं O3, ठीक है। और ये ऑक्सीजन प्लस एक नॉन नेसेंट ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और ऑक्सीजन से जब मिलके हम ओजोन बनता है हमारा O3, तो ये क्या करता है, आपके जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं सन लेता हूँ, ये हमारा अर्थ है, तो इस पर क्या होती है, एक लेयर होती है ओजोन की, तो ये हमारी क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रे को क्या कर देती है, ये डिफ्लेक्ट कर देती है, और ये क्या कर देती है, रिफ्लेक्टेड बैक कर देती है, ताकि क्या करें, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर ना कर पाए, और हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, फॉर एग्जांपल चाहे ह्यूमंस के बारे में बात करें, चाहे हमारे जितने भी एनिमल्स हैं, उनकी स्किन डिजीज ना हो और कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कैंसर वगैरह हो जाता है इससे, तो इस सबको हम क्या कर देते हैं, रोक देते हैं विद द हेल्प ऑफ ओजोन फॉर्मेशन, ठीक है। और ओजोन खुद से खुद बनती है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब धीरे धीरे जितने भी हम जो यूज़ कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, रेफ्रिजरेंट है, जो कि हमारे इको फ्रेंडली नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो डिप्लीट कर रहे हैं, और इसमें एक होल हो जा रहा है, ठीक है। और कई बार अभी जो रिसेंट ऑक्सीजन जो हमारा जो एनालिसिस करी गई थी, तो हमारा पता गया था, जैसे हमारे जो जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारी जो ओजोन से रिलेटेड हैं, तो उसमें देखा गया था कि जो होल है वो बढ़ रहा है। तो उसके लिए हमारे कई सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन भी काम करते हैं कि भी कैसे हमारा CFC जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनका यूज़ कम से कम हो, और हमारा जो पोटेंशियल, उनका जो डिप्लीशन पोटेंशियल है वो नेग्लिजिबल हो, ताकि वो क्या करें, हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट ना कर पाएँ, ठीक है। और जो पाया जाता है ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की, उसके अंदर पाया जाता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन के साथ जितना भी एसोसिएटेड नॉलेज है वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपके पूरा एक क्राइटेरिया आपका कवर हो जाए कि उस रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी आता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओजोन की जो स्मेल होती है वो क्या होती है, पंजी स्मेल होती है, ठीक है, और येलो पेल कलर इन कलर होता है ये, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, द टेक्टोनिक प्लेट इज लोकेटेड बिटवीन द साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। देखिए अब टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है, देखिए अर्थ के अंदर जो हमारी प्लेट्स होती हैं,
तो उनको हम टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं और ये कई बार डिफ्लेक्ट भी होती रहती हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है हमारा, जब डिफ्लेक्शन होता है इनमें, जैसे अगर हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी प्लेट जब एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो कई बार क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है, इसकी वजह से। और भी कई सारे रीजन है जो हमने ज्योग्राफी में डिस्कस किए थे ऑलरेडी। तो टेक्टोनिक प्लेट हर प्लेस पर जो जमीन के अंदर पाई जाती है उनका प्रॉपर नेमिंग करी गई है। तो क्वेश्चन पूछा गया है जो टेक्टोनिक प्लेट जो हमारी साउथ अमेरिका और आपके पैसिफिक प्लेट है इसके बीच में जो पाई जाती है उसका नेम क्या है, ठीक है। तो वो हमारी बोलती है कैरोलाइन। कैरोलाइन इज द करेक्ट आंसर। जो हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट पाई जाती है बिटवीन द साउथ अमेरिका एंड द पैसिफिक प्लेट, उसको कैरोलाइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ द लक्षद्वीप। बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन है, सबको पता होगा लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो क्या है हमारी, वो आपकी कवरत्ती है, ठीक है। कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप। और बाकी सारे ये पोर्ट ब्लेयर वगैरह हमारी है, ये अंडमान एंड निकोबार के अंदर पाया जाता है, आपको पता है जैसा कि। नेक्स्ट देखते हैं, कॉटन इज द कल्टिवेटेड इन द नॉर्थर्न आपका इंडियन स्टेट ड्यूरिंग द फिल इन द ब्लैंक क्रॉपिंग सेशन। कौन से हमारे जो फसलों के सेशन के अंदर हमारा जो कॉटन है, जो अपनी कपास है, उसका जो खेती की जाती है, ठीक है। तो वो रबी वाला सेशन है, खरीफ है, जायद है, या विंटर है, सर्दियों का मौसम है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए सबको पता है जो हमारी खरीफ की फसलों के अंदर आता है आपका कॉटन, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज वाज अ फिल इन द ब्लैंक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए काफ़ी सारे जो अम्बेसडर थे, जो राजदूत थे हमारे, हर उसके राजाओं के टाइम पे कोई ना कोई आया था। जैसे हम बात करें हिंसंग के बारे में बात करें, जो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, ठीक है, जो कि चीनी यात्री था। ऐसे ही मेगास्थनीज है, ठीक है आपका। तो मेगास्थनीज किसके टाइम पे आया था वो पूछा गया है, ये आया था हमारा मौर्य के टाइम पे। और बात करें ये कौन से कंट्री से आया था, तो ये आपके आया था ग्रीक से, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मेगास्थनीज आपके ग्रीक से आया था और हिंसंग आपके किसके टाइम पे आया था, वो आपके हर्षवर्धन के टाइम पे आया था ये सारे। और इन सारे ने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी थी, ठीक है, उनके भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोज़ के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, विच किंग मेड अल बरूनी द राइटर ऑफ द किताब उल हिंद अ हॉस्टेज। ठीक है, कौन से राजा ने अल बरूनी, जो कि एक हॉस्टेज था, ठीक है, उसको बांध के रखा गया था हमारे उसके अंदर, और अपने जो कारागार के अंदर, ठीक है, उसने एक बुक लिखी थी, उसने बुक लिखी थी किताब उल हिंद, ठीक है। उसका राइटर हमारा कौन था, अल बरूनी। तो कौन से राजा ने उसको जो उसको राइटर की वो दी थी, ठीक है, तो और जिसके अंदर वो हॉस्टेज भी रखा गया। तो कौन से राजा थे वो, हमारे तैमूर लंग थे, मोहम्मद गजनबी थे, मोहम्मद ऑफ गजनी थे, और गेंगिस खान थे, या फिर नादिर शाह थे, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, मोहम्मद ऑफ गजनी, ठीक है। और इनका जो एम्पायर था काफ़ी फैला हुआ था, और आज की डेट में जिसको हम अफगानिस्तान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और गजनबी जो हमारी जो शासन था, गजनबी जो एम्पायर था, वो इन्हीं के टाइम पे था, ठीक है। तो मोहम्मद ऑफ गजनी ने हमारे क्या है, जो अल बरूनी है, जिन्होंने हमारी किताब उल हिंद को उसको उन्होंने उसके टाइम पे जो राइटर थे, और उन्होंने वो एक तरीके से हॉस्टेज भी थे उनके, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, रामेश्वरम इज द सिटी इन द विच स्टेट। देखिए रामेश्वरम क्या है, हमारा जो भारत का जो हमारा जो लास्ट सिटी है, अगर शहर के बारे में बात करें, पॉइंट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो रामेश्वरम सिटी हमारे किसके अंदर पाई जाती है, वो तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर रामेश्वरम टेम्पल भी है, ठीक है। और आपको ध्यान है, जो रामायण में जो पुल बनाते हैं, वो रामेश्वरम से पे भी हमारा एक मंदिर है, जो रामेश्वरम जो टेम्पल है, वहाँ पर उसको ज्योतिर्लिंग भी बोलते हैं हमारा, जो एक शिवजी का भी ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, शिवजी का ही ज्योतिर्लिंग है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जिसको डिनोट करते हैं आई, ठीक है, और एक्सेलरेशन होता है आपका अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है, और लीनियर एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और बात करते हैं आपका टॉर्क, जो कि हम डिनोट करते हैं टाउ से। तो इनमें क्या रिलेशन है, देखिए उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए टॉर्क होता है हमारा, टॉर्क इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू आई अल्फा। और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये रोटेशनल मोशन फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बिकॉज सीधी ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। टी इज इक्वल टू आई अल्फा याद रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट मींस ऑप्शन विल बी द करेक्ट, बी विल बी द करेक्ट, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेट्रॉन वॉल्व इज यूज टू प्रोड्यूस। मैग्नेट्रॉन वॉल्व किस लिए यूज किया जाता है, देखिए रेडियो वेव प्रोड्यूस करने के लिए, एक्स वेव है, गामा रेस है, माइक्रोवेव है, ठीक है। तो हमारा जो मैग्नेट्रॉन है, जो हमारा क्या करता है, माइक्रोवेव प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। जैसे साइक्लोट्रॉन हमने क्लास 12th के अंदर पढ़ा था, वो क्या करता है, हमारा एक्सेलरेट करता है हमारे जो प्रोटॉन को, ठीक है। एक प्रोटॉन को हम एक्सलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ फार शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर व्हेन द इमेज टू बी ऑब्टेन एट द डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया भाई कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर आपका ये होगा, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, और ये आपका क्या होता है, कॉनकेव मिरर, केव की तरह है, ठीक है। और ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है।
जिसके आपका जो पॉलिश है वो आपका बैकवर्ड है, आपका ये आपका उभरा हुआ पोर्शन है, ठीक है। वैसे ही बात करते हैं, ये आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। इसका फोकल यहाँ रहता है, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव फोकल लेते हैं और इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव फोकल लेते हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं मिरर फॉर्मूले के बारे में, देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है आपका, दैट इज हमारे पास फोकल लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर और हम पॉजिटिव लेते हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और आपका क्या है, ऑब्टेन द डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। हमारे पास व्हेन द इमेज डिस्टेंस हमें दे रखी है, ठीक है। और हमें इमेज डिस्टेंस कितनी दे रखी है, हमें देखिए कैलकुलेट किए 40 फ्रॉम द व्हेन द इमेज इज टू बी ऑब्टेन, हमारे इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं v से, विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू है और हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, हमको कैलकुलेट करना है u से, ठीक है। तो अगर बात करें फार्मूला की, तो फार्मूला होता है आपका, देखिए जो आपका मिरर के लिए फार्मूला होता है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वेयर v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। f इज द फोकल लेंथ। तो वैल्यू पुट करनी है बेसिकली 1/40 इज इक्वल टू 1/8 सेंटीमीटर माइनस 1/u। तो यहाँ से आप जब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा 1/40 माइनस ऑफ 1/8 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/u नॉट, ठीक है। अब इसको आप एलसीएम लो के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इजीली आंसर विल बी आएगा 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, तब आपको 8 सेंटीमीटर पे उसका इमेज मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द चार्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने बोरो किए हैं वेरियस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, ब्रिटिश है, फ्रेंच है, आयरलैंड है, ठीक है। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। फेडरलिज्म सिस्टम है, डिवीजन ऑफ पावर्स है फ्रॉम द स्टेट्स एंड सेंटर, ठीक है। तो वो हमारा कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। तो पूछा गया है जो हमारा फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, देखिए तो फंडामेंटल राइट हमारे यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका से के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही मजेदार और बहुत ही आपके बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है, बस आपको आंखें अपनी खुली रखनी है, माइंड खुला रखना है और बैकग्राउंड में आपने दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए। जब आप वीडियो देख रहे हो आप इसको एक बार आप नॉर्मली गो थ्रू करें, उसके बाद आप 2 की या 3 की स्पीड में करिए ताकि 10 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन कवर हो जाएं, ठीक है। और ऑलरेडी हमने देखिए 7000 क्वेश्चन का टारगेट लेके चला है, जिसमें से हमने अराउंड 7 वीडियो कवर कर ली है, मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 210 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है आपके। और देखिए इसमें हमने टेक्निकल के, नॉन टेक्निकल के और रीजनिंग के अंदर सबके क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द फंडामेंटल राइट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारा जो छुआछूत के लिए हम जो अबॉलिशन है उसका उसके लिए जो विरोध है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है। और वो क्या किस आर्टिकल के अंदर आता है और वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए वो बात करते हैं हमारे जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी या स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, जो धर्म के लिए स्वतंत्रता दी गई है हमें। और शोषण का जो हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार। आपने मूवी भी देखी होगी, इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी कि हमें किसी के लिए छुआछूत नहीं करनी है, सारे हमारे जो पीपल्स हैं वो बराबर है, ठीक है। और प्रियम्बल में हमारी फर्स्ट लाइन हमारी स्टार्ट ही होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी का मतलब क्या है, देखिए वी का मतलब है सब लोग, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज को बोलता हो, उसमें सारे इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी का से रिलेटेड है हमारा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि हमारा किसी से हमें छुआछूत नहीं करना है कि वो छोटी जाति है कि कोई बड़ी जाति है, सब बराबर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फिल इन द ब्लैंक इज द ओनली एशियन मेंबर ऑफ द G8 कंट्रीज। G8 कंट्री में क्या है, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं, तो उसके अंदर कौन सा हमारा इनमें कंट्री है जो कि एशिया से बिलोंग करता है, जो और वो इकलौता कंट्री है, वो हमारा क्या है, जापान है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बट देख लेते हैं कि भाई G8 कंट्रीज हैं क्या। देखिए द ग्रुप 8 कंट्री रेफर टू द ग्रुप ऑफ 8 हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, जो बिल्कुल समृद्ध नेशन है। फॉर एग्जांपल फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, यूके, और इसको और बात करें जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और रसिया है, ठीक है। ये हमारी 8 कंट्रीज हैं। डेट होल्ड द एनुअल मीटिंग, और हर साल इनकी एक मीटिंग होती है जो कि हमारी डिस्कशन करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द यूनिवर्सल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ों को लेके चलना है, क्या क्या बेनिफिट्स हम निकाल सकते हैं, क्या क्या जो इनके जो क्रिटिसिज्म है उनको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, ठीक है।
और बात करें क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ग्लोबल सिक्योरिटी है, एनर्जी, टेररिज्म, तो सबको लेके पॉलिसीज बनाई जाती हैं और एक रजामंदी से कोई प्लान डिस्कस किया जाता है और वो फिर प्रॉपर उसको हम फॉलो करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशन है और हमारे जितने भी वर्ल्ड हेल्थ और ऑर्गेनाइजेशन है और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी हमारी दुनिया के फेवर के लिए काम करती हैं, ठीक है। तो ये G8 कंट्रीज हैं जिनमें एशिया से हमारा कौन सा मेंबर है, वो है हमारा जापान। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मेंबर ऑफ द फिल इन द ब्लैंक एनिमल फाइलम आर कॉमनली नोन एज द स्पॉन्जेज एंड दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। कौन सा मेंबर है जो हमारे एनिमल फाइलम से रिलेटेड है और हमारे क्या है जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स में आता है, ठीक है। पोरीफेरा है, मोलस्का है, पैलिथिमिथिलस है और एनिलिडा है। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, दैट इज इक्वल टू पोरीफेरा। पोरीफेरा जो मेंबर होते हैं हमारे जो फाइलम एनिमल फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस के नाम से भी जाना जाता है इनको, ठीक है। 19 का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल ऑफ द विच टिश्यूज आर स्पेसिफाइड टू स्टोर फैट्स। जो हमारे फैट होता है बॉडी के अंदर वो कौन सी सेल्स हमारे क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। तो सबको पता है वो हमारी एडिपोज होती हैं, ठीक है। जो ग्लैंडुलर है, कोलेजन एंस हैं, तो ये हमारे क्या है, ये सब नहीं है, तो हमारे इजिली ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट विल बी द विच इज द लॉन्गेस्ट रेल टनल इन इंडिया। आप देखिए कौन कौन सी जो लॉन्गेस्ट टनल जो सुरंगें हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं। जो खरदूब सुरंग है, ठीक है, खरबूदे सुरंग है, अब नथुवाड़ी सुरंग है, पीर पंजाल है, टाई की सुरंग है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। काफी बार न्यूज में भी रहा है पीर पंजाल सुरंग जो हमारी है। बात करते हैं पीर पंजाल के बारे में। देखिए पीर पंजाल इज द लॉन्गेस्ट रेल टनल। जो रेल टनल के बारे में बात करें तो लॉन्गेस्ट रेल टनल है हमारी इंडिया की ये। और अगर इसकी जो लेंथ है जो हमारी वो है 11.215 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेट 6.96 माइल्स, ठीक है। और रेलवे टनल है ये, ठीक है। और बात करते हैं ये किससे पास होती है, ये हमारी पीर पंजाल रेंज जो हमारी पहाड़ी श्रृंखला है वहाँ से पास होती है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जो कनेक्ट करता है आपका काजीगुंड और आपका बनिहाल, ठीक है। जो बनिहाल जो और काजीगुंड है इसको कनेक्ट करता है और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट के अंडर आता है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कई बार पूछ लेते हैं भाई इसकी लंबाई कितनी है, रेलवे टनल है, ठीक है, जो किस पासे से हमारा ये पास होता है। फॉर एग्जांपल पीर पंजाल रेंज है जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एसोसिएटेड जो नॉलेज है हर क्वेश्चन की वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन देखिए एक शिफ्ट में कैसा आता है, दूसरी शिफ्ट में उसी का जो कह सकते हैं रिलेटेड है, उसी से जो आसपास ही घूमता है वो क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ क्लासिकल इंडियन फ्लूट प्लेयर। इनमें से कौन से जो फ्लूट प्लेयर हैं जो हमारे बांसुरी वादक हैं। देखिए जाकिर खान जो हमारे हैं, या जो हरिप्रसाद राय चौरसिया है, शिव कुमार शर्मा है, या बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान आपको पता है एक शहनाई वादक थे, ठीक है। और अगर बात करते हैं हमारी हरिप्रसाद चौरसिया, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज हरिप्रसाद चौरसिया हमारे क्या थे, एक बांसुरी वादक थे। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए क्लासिकल इंडियन फ्लूट प्लेयर बोलते हैं इनको, ठीक है। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इज एन इंडियन क्लासिकल फ्लूटिस्ट, मतलब क्या है, बांसुरी वादक थे जो हमारे जो बांसुरी बताते थे। और हमारे क्या है जिसको बोलते हैं बैम्बू फ्लूट, वो आपको पता है कि बांस की जो होती है डंडी जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं उसको बांसुरी बोलते हैं, ठीक है। और हिंदुस्तानी हमारा ये क्लासिकल क्या है आपका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है। और इनको जो अवार्ड दिया गया था वो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था 1984 के अंदर। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि भाई हरिप्रसाद चौरसिया जी को जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है वो कब दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइट ब्लड सेल इज द टिपिकल आर्गोन्यूलोसाइट्स, ठीक है। आर्गोन्यूलोसाइट्स हमारी जो है, ठीक है, वो हमारी जो कौन सी है, न्यूरोटोफिल्स है, ईसोनोफिल्स है, लिम्फोसाइट है, या बेसोफिल्स है, ठीक है। देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है होती हैं, हमारी इम्यूनिटी का काम करती हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों से हमारी जो बॉडी से की जो लड़ने की क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाती हैं। जो हमारी इनका एक ये सबसे बड़ा हमारा मेजर फंक्शन है। और भी कई सारे फंक्शंस हमारी ये करती हैं, परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए 23 का ऑप्शन विल बी द सी, दैट इज कॉल्ड लिम्फोसाइट, जो हमारी एक तरीके की क्या है हमारी WBC के अंदर आती हैं, ठीक है। तो हमारे A और B और D विल बी द रॉन्ग आंसर, C विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं, पिचर है, एलेस्टोमा है, क्लस्टेवोरस है, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इनमें से कौन सा है, देखिए बात करें इंसेक्टिवोरस मतलब क्या है, जो हमारे जो कीटों के हमारे जो क्या करते हैं, कीटों से खाते हैं, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो हमारे, ठीक है, वो कौन से हैं हमारे, देखिए अब बात करते हैं अगर 24 का, दैट मीन्स पिचर इज द एग्जाम्पल ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट विच इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।
और लिम्फोसाइट्स इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनोल्यूलोसाइट, ठीक है, ऑर्गेनोल्यूलोसाइट है हमारी जो लिम्फोसाइट इज अ सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स के अंदर आता है, ठीक है, और हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल लड़ते हैं हमारी बॉडी से एंटीजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है और अदर जितने भी टॉक्सिन हैं, जब आप बीमार पड़ते हो सबसे लड़ने के लिए काम आते हैं। ये हमारा कुछ बात हुई आपके लिम्फोसाइट्स के बारे में, जो कि WBC की सेल्स के बारे में है थोड़ा सा डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एल्कलाइल ब्रोमाइड। एल्कलाइल ब्रोमाइड का IUPAC नेम देखिए क्या होता है, तो वो होता है आपका 3-ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ द एल्कलाइल ब्रोमाइड। और अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है आपका CH3H5Br, वेयर Br क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। और एलाइल ब्रोमाइड जो हम बोलते हैं, एलाइल ब्रोमाइड इज एन एल्कलाइन एजेंट होता है एक तरीके से, और सिंथेसाइज करता है हमारा पॉलीमर्स को, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल कंपनी जितनी भी दवाइयों की कंपनी है उसका इसमें यूज करते हैं अलाइल, और आपका जो कंपाउंड है एक तरीके से, ठीक है। और जो अलाइल ब्रोमाइड इज अ क्लियर लिक्विड एंड एन इंटेंस एसिडिक एंड परसिस्टेंट स्मेल, और इसकी जो स्मेल काफी परसिस्टेंट होती है और हमारा क्या है एक्रिड स्मेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनमें से दिए गए जितने भी एलिमेंट है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, देखिए दो एल्यूमिनियम है, बोरोन है, गैलियम है, थैलियम। तो बोरोन हमारा क्या है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है एलिमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच HTML टैग इज यूज फॉर द टेक्स्ट बोल्ड। तो बोल्ड के लिए कौन सा टेक्स्ट होता है, देखिए बॉडी नहीं है, BR नहीं है, नन ऑफ दी, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी स्टैंड फॉर द बोल्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इजीली एक्सेस द कॉमनली यूज ऑफ द कमांड एंड टूल्स इन द वर्ड प्रोसेसर आर यूज द बाल। तो भाई जो सारी कमांड को हमारा इजीली एक्सेस करने के लिए हम कौन सी चीज यूज करते हैं, होम बार है, टाइटल बार है, मेन्यू बार है, टूल बार है। बच्चे बच्चे को पता है इसको क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर विच इज टूल बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कुछ हमारे हुए हमारे देखिए जनरल अवेयरनेस के बारे में। अब इसके बाद जो हमारा सेशन होगा वो हमारे टेक्निकल का 5th सेशन होगा, जिसमें हम आपके 2017 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने ऑलरेडी अगर कवर नहीं किया हुआ है, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पुराने लेक्चर्स देखने हैं ताकि आपको एक आइडिया लगता रहे कैसे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए, और जिन लोगों ने अभी ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर दी है और उनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के प्रीवियस ईयर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आप डायरेक्ट उन लोगों को अप्लाई करिए ताकि उनसे क्या रहे आपका जो बेस है और ज़्यादा आपका मजबूत हो जाए, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा लगाओगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही बिल्ड होंगे। और PSU के बारे में बात करें, चाहे SSC JEE के बारे में बात करें, चाहे विजाग स्टील है, आपका NLC है, तो सारे पेपर आपके जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उनके क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको इंजीनियरिंग सर्विस और गेट के प्रीवियस ईयर के जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है वो तो आपको एक बार गो थ्रू करने ही होंगे, क्योंकि अब पेपर का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन डे बाय डे बढ़ेगा, तो पेपर का क्वालिटी भी बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। और आपने जो क्विज लेनी है वो हमारी फेसबुक पेज से लेनी है। डेली क्विज जो हमारे SSC JEE के क्वेश्चन अपडेट होते हैं वहाँ पे उसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और अगर इंप्रूवमेंट से आप रिगार्डिंग आपको कोई भी अगर फीडबैक देना है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, और मेरी पर्सनल मेल ID भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो मिलते हैं टेक्निकल के लेक्चर में। और देखिए पॉजिटिव रहना है और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से लेकर चलना है। और देखिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं अभी करना चाहता हूँ कि हम अब आगे क्या करेंगे। देखिए आगे हम एक वीडियो अपना डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम अपना जो भी है, फॉर एग्जांपल आपका बात करते हैं पॉलिटी के बारे में, तो हम क्या करेंगे एक सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आप एक स्टोरी के फॉर्म में कवर करेंगे टॉपिक्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर लेता हूं, देखिए अगर बात करता हूं, जैसे हम कवर कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम कवर कर रहे हैं अगर, और उसको हमें कवर करना है विद द हेल्प ऑफ स्टोरी। स्टोरी में हम कैसे देखिए कवर करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि हम इसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, ओरिजिन हमारा क्या है, और ओरिजिन के बाद कितने लोग उसमें शामिल थे, क्या क्या उसमें मेजर फैक्ट थे जो हमारे एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में हमारा उसका जो इम्प्लीमेंट कैसे किया गया, ठीक है। और इस सबको हम कोई भी PPT में हम कोई भी नॉलेज हम लिख के नहीं डिस्कस करेंगे कि भाई मैंने बहुत लंबी चौड़ी PPT बनाई है, आपको उसको पढ़ना है। जैसे हमारे और आपको एजुकेटर्स आपने देखा होगा कि आप जब कोई भी वीडियो देखते हो तो बहुत ज़्यादा डेटा आपको दिखाई देता है स्क्रीन पे, तो आप उसको ईजिली आप पढ़ते भी नहीं हो और आप बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो हम स्टोरी की फॉर्म में कवर करेंगे सारे टॉपिक्स को। आपको बस क्या है, वो सिर्फ आपको हेडफोन लगा के आप अपने लैपटॉप पे या फ़ोन पे उसको सुनना है, और उसके बाद अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं ताकि आपने जो सुना है उसको अपनी भाषा में उसको आप कन्वर्ट करो, समराइज करो, ताकि एक्चुअल में पता लगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे फॉर्मेशन हुई, कौन कौन से लोग शामिल थे, क्या क्या जो उसमें अटकलें आई, और लास्ट में जाके उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या क्या हमारा चेंजेस करना पड़ा और क्या क्या चीज़ें हमें आगे लेके चली गई, ठीक है।
तो हम प्रॉपर एक स्टोरी बनाएंगे और स्टोरी का जो हमारा टाइम होगा मैक्सिमम 30 मिनट होगा या 40 मिनट होगा, तो उसमें एक पूरा टॉपिक कवर होगा। और स्टोरी के लास्ट में फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम उस पर बेस्ड जितने भी पॉलिटिकल क्वेश्चन हैं, पॉलिटी के आपके, और जितने भी हमारे ज्योग्राफी के हैं और आपके रीजनिंग के हैं, या फिर आपके बात करें आपके बायोलॉजी, फिजिक्स और आपकी जितने भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, तो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपका पूरा जो फील्ड ऑफ व्यू है आपका वो क्लियर हो जाए, ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल बिल्ड हो जाए। और आपको एक स्टोरी भी याद रहे कि सर ने ये बताया था कि अगर देखिए उस टाइम पे ये आया था, मुस्लिम लीग ने ये बोला था, ठीक है, हाँ, और उसके बाद ये कोई एक बंदा था जिसने हमारा इंटरफ्रेंस डाला था कि बेनी संशोधन करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ों को हम स्टोरी की फॉर्म में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टे ट्यून टू डिफरेंशियल एकेडमी, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और बाद में देखेंगे कि हम कैसे कैसे चीज़ों को लेके चलेंगे, और जब हम प्रिपरेशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको देखो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो जाते हो किसी भी चीज़ के अंदर, तो हमारा क्या होता है, जो हमारा जो मोटिवेशन लेवल है हमारा वो जो डिक्रीज हो जाएगा, और बाद में फिर प्रॉब्लम होगी आपको कोई भी चीज़ को री इनिशिएट करने में, और प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा आपकी ट्रैक से उतर जाएगी, ठीक है। तो बी पॉजिटिव रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल के लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ,